हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी दोस्तों 12 फरवरी के पहले शिफ्ट का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। और साथीगण जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम में एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथीगण पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम को वेस्ट न करते हुए आप सभी के एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी को पेश किया गया था। साथीगण हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी को जब पेश किया गया था ना, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो बेसिकली साथीगण प्रणब मुखर्जी, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आपके एसएससी जीडी में दोस्तों ये अगली बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि जीएसटी को 2016 में 101वां संविधान संशोधन के अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। जीएसटी बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापक जो कि अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों इस पॉइंट को बेसिकली ध्यान रखना है कि जीएसटी बेसिकली कौन से कर है। तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से ध्यान रखना है कि जीएसटी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। साथीगण एक पॉइंट और याद रखना है कि जीएसटी बेसिकली भारत के सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो असम में लागू किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये असम वाला क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपकी एसएससी जीडी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में महात्मा गांधी जी का कौन सा बेसिकली जयंती मनाई गई थी। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 154वीं जयंती महात्मा गांधी की 2023 में मनाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 2023 में बहुत सा ऐसे बड़े बड़े हस्तियों का निधन हुआ, उनसे भी रिलेट करके आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन एक दो बार पूछ लिया 2025 एग्जाम में। तो साथीगण आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। तो साथीगण द्वितीय पंचवर्षीय योजना बेसिकली औद्योगिक पे विकास था, आधारित था दोस्तों। अगर साथीगण मैं बात करूं कि आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना इतना पूछ रहा है दोस्तों, हर एक शिफ्ट में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। साथीगण अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों पंचवर्षीय योजना आप जाके जरूर रिवीजन कर लेना। अगर मैं बात करूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना बेसिकली 1956 से लेकर 61 के बीच चला था। साथीगण इसमें ये इंपॉर्टेंट बनता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, क्योंकि पूछा जाता है कि इसका सबसे पहला जो कि किस मॉडल पे आधारित था साथीगण। तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। लेकिन साथीगण इससे भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भिलाई, राउरकेला और साथीगण एक कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। इन 3 जो दोस्तों आपको बड़े बड़े स्टील प्लांट है ना, बेसिकली द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ही दोस्तों समय में आपको चालू किया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं बात करूं कि दूसरे पंचवर्षीय योजना का बेसिकली फोकस अगर मैं बात करूं तो उद्योग पे था। लेकिन तीव्र औद्योगिकरण का उपयोग राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। दोस्तों आपके एग्जाम में 12 पंचवर्षीय एग्जाम जो कि 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, उनमें से साथीगण 12 के 12 दोस्तों आपको याद होना चाहिए। जिसमें से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको कितना परसेंट लक्ष्य रखा गया था और कितना परसेंट की प्राप्ति हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में सबसे पहला नंबर 1 कौन से मॉडल पे आधारित था, कितना परसेंट लक्ष्य रखा गया था और किस पे दोस्तों आधारित पंचवर्षीय योजना और उनका कार्यकाल। साथीगण याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना बेसिकली उनका लक्ष्य 4.50% था और दोस्तों प्राप्ति अगर मैं बात करूं तो 4.27% की हासिल हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। साथीगण अगला क्वेश्चन पूछ लिया फिर से पंचवर्षीय योजना से कि रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली बेसिकली कौन सी पंचवर्षीय योजना था। तो साथीगण अगर मैं बात करूं कि भारत की जो 5वीं और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था ना, आपके ये रोजगार और कृषि के माध्यम से दोनों पे था दोस्तों। आपके एग्जाम में 5वीं पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मनिर्भर जो भारत योजना है ना, किस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से शुरू किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। और सर तीसरी पंचवर्षीय योजना से इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना आपकी तीसरा पंचवर्षीय योजना रहा था, क्योंकि दोस्तों इसी समय आपके पाकिस्तान और चीन का युद्ध रहा था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे विफल अगर पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो वो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आपको याद रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना बेसिकली आपकी 61 से 66 के बीच चला था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 1974 से 1978 के बीच चली थी। इस योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया था। साथीगण अगर मैं बात करूं और इम्पोर्टेंट इससे बनता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना, इस योजना में कृषि उत्पादक और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान दिया गया था। कई बार आपके एग्जाम में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो आत्मनिर्भरता पे ध्यान दिया गया था? तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना आ जाएगा, जो बेसिकली 1974 से लेकर 1978 के बीच चला था। इस पॉइंट को भी याद रखना है। लेकिन साथीगण आप सबको क्लास अगर अच्छा लग रहा ना तो प्लीज़ दोस्तों मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेहनत बहुत लगता है आप सबके लिए, है ना। कर भला तो हो भला, मैं आपके लिए थोड़ा बहुत भला कर रहा हूँ, तो आपका भी दोस्तों एक कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं साथीगण कि डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया गया था? साथीगण ये क्वेश्चन करंट का पूछा गया 2024 में। माननीय प्रधानमंत्री महोदया जी, बहुत ऐसे देश गया जहाँ की वहाँ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनसे दोस्तों एक डोमिनिका ने भी दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जो को एक जो कि सम्मानित किया गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि डोमिनिका ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोरोना महामारी के दौरान जो कि कैरेबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया था। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से प्रदान किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथीगण और भी बहुत ऐसे ऐसे देश गया था जहाँ के उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। आप सभी मेरे साथीगण से अनुरोध है कि अभी भी आपके पास समय है, आने वाली शिफ्टों के लिए दोस्तों आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेसिकली कौन है? साथीगण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके करंट अफेयर सर्च मार लीजिएगा वर्तमान में कौन क्या, पढ़ के एक बार जरूर जाइए दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, पिछले क्लास में पूछ लिया कि वर्तमान में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? साथीगण आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेसिकली कौन है तो श्री अजीत डोभाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, और एनएसए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। वर्तमान में अजीत डोभाल आपके एनएसए है, और जो आपको बता देते हैं कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के वरीयता क्रम के 7वें स्थान पर होता है और उसे कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा प्राप्त होता है। साथीगण बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में 2025 में जो आपके टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी आपके अजित डोभाल से क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों फिर भी आपके एसएससी जीडी के 12 तारीख के पहले शिफ्ट हुआ ना, उसमें आज ये क्वेश्चन फिर पुनः पूछ लिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 226 बेसिकली किसका उल्लेख है? तो अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय को संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार के परिवर्तन और संरक्षण के लिए ये रिट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। यह शक्ति संविधान के भाग 3 के तहत दिया गया मौलिक अधिकार के परिवर्तन और संरक्षण के लिए दी गई है। अनुच्छेद 226 के तहत जारी करने वाले रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्ष दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बनता है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में आर्टिकल 32 भी पूछा जाता है कि इसमें भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार रिट जारी किया जाता है। और साथ ही दोस्त अगर मैं बात करूँ कि उच्च न्यायालय के द्वारा 226 के अनुसार दोस्तों रिट जारी किया जाता है। आपको याद रखना दोस्तों बेसिकली 32 जो आपके आर्टिकल में रिट जारी किया जाता है ना, सो भाग 3 मौलिक अधिकार में अंतर्गत में किया गया। और दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं
कि लाडो लाली लोक कला बेसिकली किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो संताली जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें से ये थोड़ा एक्सप्लेन करके लाया दोस्तों, है ना? आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आर आई ग्रांट गोवन आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और दोस्तों आपको याद रखना है बीसीसीआई की स्थापना बेसिकली 1928 में किया गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो प्राकृतिक में अशोक की मैं बात करूं साथीगण तो मौर्य वंश के बहुत बड़े शासक दोस्तों, हमेशा आपके अशोक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दोस्तों 269 से लेकर 232 तक इनका कार्यकाल रहा था, आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं प्राकृतिक भाषा में और ब्रह्मी लिपि, ये दोनों याद रखना है, ब्रह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा, हमेशा अशोक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख जो कि लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिपि की मैं बात करूं तो ब्रह्मी लिपि आ जाएगा। आधुनिक पाकिस्तान में पाए गए शिलालेखों में खौरटी का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से संबंधित है? तो पंजाब घराने से। साथीगण उस्ताद हुसैन 2024 में इनका निधन हुआ, जो तबला के बहुत बड़े नाम है दोस्तों, है ना? उस्ताद अगर मैं बात करूँ अल्लाह रखा खान भी बेसिकली तबला वादक से संबंधित है। उस्ताद अल्लाह रखा खान ने पटियाला घराने के आशिकी अली खान के तहत स्वर और राग विद्या का अध्ययन किया था। 1977 में पद्मश्री, 1982 में संगीत नाटक अकादमी से उस्ताद अल्लाह रखा खान को सम्मानित किया गया था। तो साथीगण आपके जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था मैंने कम समय में दोस्तों डिस्कशन कर चुका हूँ, है ना? और आप सभी के लिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, है ना? और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो आप सभी का दोस्तों पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका।